गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग एच.सी. वर्मा बुक का सेकंड चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए बहुत ज़्यादा, इसलिए पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन और बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है कि पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो यही बोलना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ कैरम बोर्ड 4 feet by 4 feet square has the queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebound and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen. क्वीन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन समझिए, आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व। कैसे बनेगा? ये कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप का है। 4 यहाँ पॉकेट है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो और क्वीन बोला गया है सेंटर में है। डायमेंशन इसका 4 फीट बाई 4 फीट का है। ठीक है। अब इस पॉइंट से इसको स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया गया है क्वीन को, तो क्वीन मूव करेगा। अगर सेंटर में स्ट्राइक कर दे सेंटर से रिबाउंड हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, हमको पॉकेट में लेना है। कौन सा पॉकेट में डालना है? हिट द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज। यहाँ से स्ट्राइक करेगा, फ्रंट एज में लगेगा। रिबाउंड एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। तो स्ट्राइकर लाइन यहाँ पर है, स्ट्राइकिंग लाइन इस लाइन से यहाँ से मारा गया स्ट्राइकर लाइन के बिहाइंड, चाहे तो इधर चाहे इधर। तो हम लोग किसी भी वेक्टर को मानते हैं इस पॉकेट में इसको एंटर कराना है। तो इस पॉकेट में एंटर कराने के लिए इसका मूवमेंट जो है ये हम कहीं से भी मारे, इसका मूवमेंट जो है ये कुछ इस तरह का आना चाहिए। मीन्स इसको अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। ठीक है। तो पहला पूछता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ये सी हो गया पॉइंट, ये हो गया डी और इसको ई मान लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल मूव किया है इसको मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ इसका सेंटर से तो यहाँ ये 2 फीट का है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हैं ये हो गया एफ, मान लेते हैं इसको एफ सी का। तो एफ सी का डिस्टेंस हो जाएगा 2 फीट ये है, एक्स माइनस कर दो तो 2 माइनस एक्स, 2 फीट माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स फीट हो जाएगा। तो फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ये एक्स है। अच्छा, ये कितना फीट का होगा? ये 2 फीट का होगा। सेंटर से यहाँ से 2 फीट होगा। तो पहला क्वेश्चन के लिए ए पार्ट के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इससे कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए इस डायग्राम से हम निकाल रहे हैं। ये ए पार्ट है, ए, ये बी है, ये ई है। ये 2 फीट दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले एक्स का वैल्यू पता कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये एंगल जो होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो
ये एंगल थीटा है। ये हो गया B, ये हो गया F, ये हो गया C, ये 2 माइनस एक्स है, ठीक है। और ये पूरा 4 फीट है, ये इसके लिए है 2 फीट। तो ये दोनों एंगल बराबर है। ये इसके लिए P बाई एच, इसके लिए ये P बाई एच, P बाई बी, इसके लिए P बाई बी। तो tan थीटा इससे निकालेंगे इज इक्वल टू P बाई बी, तो x बाई 2। और इसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, दैट इज 2 माइनस एक्स बाई 4। दोनों थीटा इक्वल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से x दोनों को इक्वेट कर दिए, बराबर कर दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो x उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। यहाँ से एक चीज़ मिला, x इक्वल टू 2/3। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इस चीज़ से हम लोग को x का वैल्यू, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल जो मूव किया है क्वीन वाला जो क्वीन जो मूव किया है हॉरिजॉन्टल x, हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करने के बाद इससे x निकली है, x का वैल्यू 2/3। अब ये इस डायग्राम से देखें तो x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, x इक्वल टू 2/3 है, ये 2 फीट है। तो हम लोग यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे, थ्योरम लगा देंगे। ए बी इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर का रूट। तो इससे क्या निकला, ए ई का वैल्यू पता है हम लोग को 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, दैट इज 4/9 प्लस 4 का रूट। तो इससे निकला 9, 4 प्लस 36 का रूट। तो 36×4 40/9 दैट इज का रूट। तो इसका वैल्यू हो गया आपका 2/3 रूट 10। तो पहले वाले का आंसर आ गया 2/3 रूट 10 फीट। मतलब इस पॉइंट से फ्रंट एज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 2/3 इस तरह से निकला। अब सेकेंड वाला पार्ट बनाते हैं, तो इसके लिए हमको थोड़ा से रब करना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखने के लिए पॉज कर लीजिएगा वीडियो, आगे बनाते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट है फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल फ्रंट एज, बी से लेकर सी तक का। तो इसी डायग्राम में बन जाता है। देखिए, ये बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालना है। ये हमका यहाँ पर है एफ, यहाँ से एफ निकला। ये 2 माइनस एक्स, एक्स वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3 दैट इज 3, 2 माइनस हो गया 4/, ये 4/3 है। एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी निकला कितना 4/3, ठीक है। तो ये एफ सी 4/3 निकले। ये टोटल 4 फीट का है। तो इससे में भी पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। और जब बी सी हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो बी सी इज इक्वल टू एफ बी आपका 4 दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर प्लस एफ सी दिया हुआ 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, का रूट। सोलह को कॉमन ले लीजिए तो बचा 1 प्लस 1/9 का रूट। तो 16 इंटू
9 प्लस 1/10, ये ब्रैकेट का अंदर का चीज़, तो 16/9 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 16 का हो जाएगा 4, 9 का हो जाएगा 3 और रूट हो 10 अंदर रह जाएगा। तो बी वाला पार्ट का मतलब फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज, ये देखिए इस एज से होल का बीच का डिस्टेंस निकल गया 4/3, 4 √10/3, ये बी से लेकर सी तक का बीच का डिस्टेंस निकल गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है तीसरा पार्ट में फ्रॉम द सेंटर टू द होल। तो ये सेंटर तो इस ये वाला भाग है, अब सेंटर से लेके ये होल में ए सी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये सेंटर है ए और ये होल है सी, तो ये ए सी का बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये आपका 2 फीट हो जाएगा, ये 2 फीट का हो जाएगा, पूरा 4 फीट का है, 2 फीट, ये भी 2 फीट है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाइए, ए डी प्लस सी पार्ट है, तो ए सी का निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर का रूट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, दैट इज 4 प्लस 4 का रूट 8 का रूट हो जाएगा 2√2, तो इसका आंसर हो गया 2√2 थर्ड वाला पार्ट का। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, अ मॉस्किटो नेट ओवर 7 फीट इंटू 4 फीट बेड का डायमेंशन दिया हुआ है इज 3 फीट हाई। द नेट हैज़ अ होल एट corner of the bed through which mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये एक बेड बनाया गया है, ठीक है, ऐसा एक बेड है, बेड है आपका 7 फीट बाई 4 फीट का है, 3 फीट ऊंचा पे मॉस्किटो लगाया गया है, मॉस्किटो नेट 3 फीट ऊंचाई पे, ये हो गया 3 फीट। तो बोलता है एक कॉर्नर, बेड का एक कॉर्नर से माने इस कॉर्नर में एक होल हो गया, यहाँ से मॉस्किटो एंटर करेगा और डायगोनली ऑपोजिट मतलब यहाँ से उड़ के इस फेस में आएगा, ऐसे ऐसे अपर पार्ट ऑफ द बेड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करेगा। दूसरा, टेकिंग द होल एज ओरिजिन of length of the bed as the x axis, its width as y axis, मतलब इसको x axis लिए और इसका width को y axis and vertically up as z axis, ठीक है, ये y axis हो गया, ऊपर उसको लिए z axis, ये x axis, ये y axis, ये z axis लिए। राइट द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा, सिर्फ बेड 7 फीट बाई 4 फीट। तो इस बेड का अगर बात करें तो ये जो डायगोनल होगा इसका हो जाएगा आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला से, मान लेते ए बी सी डी बेड है, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट, तो हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, इट इज 49 प्लस 16 का रूट, तो 9 6 15 से 1 5 65 का रूट। अब हमको ये मिल गया, देखिए जिसको हम ओवर राइट कर रहे हैं ये मिल गया,
ये है √65। अब यहाँ मॉस्किटो लगा है 3 फीट ऊंचा पे, और ये डायगोनल निकालना, देखिए ये डायगोनल निकालना, मतलब ये √65 मिला, यहाँ पर 3 फीट ऊंचा मॉस्किटो लगा है, इसको निकालेंगे। तो ये भी पाइथागोरस के फॉर्मूला से, ये ए सी यहाँ पे ई मान लेते हैं, तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर दिया हुआ है √65 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का रूट, तो निकल जाएगा ए ई कितना हो जाएगा, इस √65 का स्क्वायर 65 हो गया, प्लस 9 दैट इज √74 फीट। मतलब एक कॉर्नर से उसका अपोजिट डायगोनली कॉर्नर, यहाँ से लेके यहाँ तक मॉस्किटो को जाने के लिए √74 फीट का डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ेगा। तो पहला का आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा का आंसर इससे भी सिंपल, क्या करना है, बोलता है इसको x एक्सिस मानिए, इसको y मानिए और इसको z मानिए। तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x इज इक्वल टू 7 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 7i के लिए हम लोग x के लिए i लेते हैं, y के लिए दिया हुआ है 4 ij और k लेते हैं 3k। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। देखिए x एक्सिस के लिए हम लोग लेते हैं i इज द यूनिट वेक्टर, y के लिए लेते हैं j और z एक्सिस के लिए लेते हैं k। तो यहाँ जब मेंशन कर दिया है कि इसको x एक्सिस लीजिए, इसको y एक्सिस लीजिए, और जो आप अपवर्ड 3 फीट है इसको z एक्सिस लेना है, तो 7i प्लस 4k प्लस 4j प्लस 3k, दिस इज द सेकेंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है सपोज a इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 ड्यू नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है और मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट। व्हाट इज द वेक्टर 3a और दूसरा है -4a। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो करता है, तो इसमें ईस्ट है, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बात कर रहे हैं। तो बोलता है नॉर्थ की तरफ 4.5, ए का मान दिया 4.5 मतलब कोई वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे, और ए का वैल्यू है 4.5 यूनिट। अब ये लेंथ है तो मीटर होगा, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर सेंटीमीटर में होगा, फोर्स है तो न्यूटन होगा। इसमें कोई मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए मीटर यूनिट नहीं दिया गया, सिर्फ यूनिट लिख दिया गया। तो 3a को कैसे डिफाइन करेंगे, 3a को, तो 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4.5 है, तो इसमें हो जाएगा 4 12 13 13.5 यूनिट। अब डायरेक्ट जो कि वेक्टर है तो कुछ डायरेक्शन देना पड़ेगा। अब जिस डायरेक्शन में ए था उसी डायरेक्शन की ये डायरेक्शन 3a है, ड्यू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट पार्ट बोलता है -4a होगा तो क्या होगा, तो 4a का वैल्यू हो गया, माइनस तो रखने देंगे, 4 का हो गया, a का वैल्यू हो गया 4.5, दैट इज आपका 4.5 इंटू 4 दैट इज 18 यूनिट। माइनस, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन क्या शो करता है
कि ये साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू आपका नॉर्थ के साइड था, ड्यू नॉर्थ। -18 मतलब 18 जो अगर लेंथ है, अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो 18A ड्यू टू मतलब ड्यू यहाँ से साउथ की तरफ आएगा, 18 यूनिट ड्यू साउथ। यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है कि नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि 18 यूनिट ड्यू साउथ। यहाँ -18 लिखी, -18 यूनिट मीन्स 18 यूनिट ड्यू साउथ। ए जो था ए आपका नॉर्थ साइड था, माइनस करने का मतलब क्या है, जस्ट उसका अपोजिट साइड। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, दैट इज 18 यूनिट ड्यू साउथ। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। 2 वेक्टर है मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड, देखिए 2 मीटर एंड 3 मीटर। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। निकाल, दो चीज है, मतलब ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है। एक वेक्टर है ए जिसका मान है 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर, और बी दिया हुआ है 3 मीटर। तो दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। मीन्स इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी निकालना है। देखिए ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा, क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बी कॉस थीटा। थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो निकल जाएगा इससे मॉड ऑफ 2 मीटर, 2 और 3, 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो आ गया आपका 3 मीटर। तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया आपका, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी। पढ़ते भी इसको इसी तरह से है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं ए डॉट बी। और वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। जहाँ क्रॉस वर्ड का यूज करेंगे, ए क्रॉस बी मतलब समझ लीजिए वेक्टर प्रोडक्ट है, और ए डॉट बी की बात करेंगे मतलब क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इसका फॉर्मूला हो गया ए बी साइन थीटा। ए का वैल्यू 2, 3 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, दैट इज 3√3 मीटर। अब अगर यहाँ तो बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड √3 मीटर। अब कहीं क्वेश्चन में ये पूछ दे कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो व्हाट इज द डायरेक्शन। तो निकालने का देखिए इसमें समझ लीजिए, ये ए है, ये बी है, दो वेक्टर है, एक ए और एक बी। एंगल इस तरह से 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये ए है और ये बी है, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से थंब रूल में, मतलब ये आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट निकल रहा है 3√3, उसका डायरेक्शन इधर होगा, इस तरह से, इस मेरे पेन के डायरेक्शन में, ठीक है। ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, ये आपका इस तरह से। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1, मतलब हेक्सागोन है, हेक्सागोन का सारा कॉर्नर्स दिया गया है। बी द रेगुलर हेक्सागोन, राइट द एक्स component of the vector represented by the 6 sides taken in order, मतलब एक के पीछे एक। मानिए जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 एक वेक्टर दिए, हेक्सागोन दिया गया, ठीक है। तो ए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई और वेक्टर एफ को अगर किया जाए तो पॉलीगन थ्योरम से बोलता है, थ्योरम होता है कि
सब जब अगर सारा वेक्टर ऑर्डर में लिया गया, ऑर्डर मतलब कि एक ऐसा है वेक्टर, दूसरा वेक्टर, ठीक, इसका जैसे इसका हेड इसका टेल के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसका हेड इसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से अगर सारा वेक्टर एक दूसरे से ऑर्डर में है तो ये सारा का टोटल का जोड़ रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 व्हेन टेकन इन ऑर्डर, ये बोलता है। तो कॉस अगर इसका हम लोग एक्स एक्सिस में वेक्टर का कंपोनेंट निकालें तो ये तो खुद 0 डिग्री में है, 0 डिग्री में है, तो cos 0 डिग्री, ये 60 डिग्री में है ये वाला वेक्टर, दैट इज cos π/3। इस तरह से 2π/3, 3π/3, 4π/3 एंड 6π/3। तो अगर इसका हम लोग सारा का जोड़ ले तो cos 0 डिग्री प्लस cos π/3 मतलब 60 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री प्लस cos 240 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूफ करके देख लेना है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ प्लस cos 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ प्लस cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 प्लस cos 240 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ प्लस cos 300 का वैल्यू हाफ। करके देख ले। ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, -1 माइनस हाफ प्लस हाफ। देखिए ये दोनों 0, ये दोनों 0 और ये -1 प्लस 1 0, दैट इज ये सही है। x कंपोनेंट 0, अगर y कंपोनेंट का बोलता तो हम लोग x के लिए लेते, मतलब जैसे इसके लिए लेते a cos 90 डिग्री, तो वो भी आपका 0 ही होता। तो हम लोग यही करना था, यूज द कोसाइन वैल्यू टू वेरीफाई द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है लेट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। एंगल निकालना दोनों के बीच का। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा कि a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई ए बी। तो मैग्नीट्यूड, अब देखिए दोनों वेक्टर में है तो i कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस y कंपोनेंट को एक साथ प्लस j कंपोनेंट को एक साथ, k कंपोनेंट को एक साथ। तो कैसे करेंगे, a डॉट b है तो ये इंटू ये, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ये देखिए 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कंपोनेंट वाइज किया। अब ए बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट इंटू रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये निकला क्या, cos थीटा। तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 प्लस 5 का 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट इंटू 9 प्लस 16 प्लस 25 का रूट, ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1450। ये क्या निकला, तो cos थीटा निकला। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 38 बाई रूट ओवर 1450। बस इतने में करना है। अब इसका वैल्यू पता नहीं है तो cos इनवर्स रूट ओवर 38 बाई रूट ओवर 1450 लिख सकते हैं। 14 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूफ करना है a डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। बस
ए क्रॉस बी, उसमें ए वेक्टर को डॉट कर प्रोडक्ट निकालना है, बोलता है आंसर 0 होगा। कैसे? तो देखिए इस तरह से सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को कर लेते हैं। तो मान लीजिए ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। थोड़ा पिछला 2-4 क्वेश्चन पहले देखिएगा तो बताए थे कि इन दोनों के बीच का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हेड, एन इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो आपका इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये मेरा जो पेन का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसका ये वेक्टर बनेगा, नया वेक्टर जो भी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर ऐसा और ये है आपका ए वेक्टर, ये आपस में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए इसको हम ये जो पेन वाला वेक्टर है इसको मान लिया सी, ठीक है, सी मान लिया। अब सी और ए के बीच, सी एंड ए के बीच का कोण एंगल कितना है? 90 डिग्री। कहाँ से निकला? ये ए तो मेरा प्लेन ऑफ बोर्ड है और ये आपका 90 डिग्री में जो नया वेक्टर बना ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? सी डॉट ए दैट इज सी ए कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। तो पूरा किसी के साथ भी 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? ZERO 0 आ जाएगा। मीन्स डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसका ए डॉट ए करेंगे तो आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 2k, तो फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने का एक तरीका है, ए क्रॉस बी जब कंपोनेंट ग्रुप में दिया जाता है तो उसको सिंपली हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस है, आई जे और के। आई का नीचे आई का टर्म लिख दीजिए 2 3 4 4 3 2। ए क्रॉस बी इसको हो जाएगा आपका, आई के लिए बात करें, आई के लिए तो 3 दूनी 6, इसको क्लोज कर दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 4 थी 12। फिर ये अगर प्लस किए तो ये माइनस, ये प्लस माइनस जे के लिए 4 माइनस 16 माइनस ये प्लस है, प्लस के क्लोज कर दीजिए, 6 माइनस 4 12। तो ये हो गया आपका -6i ये माइनस 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12j माइनस 6k। दिस इज द आंसर। इस तरह से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बी सी 3 वेक्टर है म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट सी क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इसको प्रूफ करना है। और दूसरा बोलता है इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे? देखिए एक वेक्टर है ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दूसरा वेक्टर है बी और तीसरा वेक्टर है सी। देखिए इस तरह से खींचने का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। बोर्ड मेरा 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल तो है नहीं, तो हम कैसे इस तरह का कैसे खींचेंगे? तो इसलिए इसको थोड़ा से इस ऐसा बनाने का मतलब क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। यहाँ इतना समझना होगा, ठीक है।
तो ए क्रॉस बी करेंगे अगर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, 90 डिग्री है ए और बीच का एंगल 90 डिग्री एन हैट। तो ए बी साइन 90 डिग्री जो भी नया वेक्टर बना वो किधर होगा, तो भाई इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब सी के पैरेलल होगा, सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो जो भी नया वेक्टर मानिए डी वेक्टर बना, तो डी क्रॉस सी, वेक्टर सी करेंगे क्योंकि क्रॉस ही करना है, तो हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सी भी जेड एक्सिस में है और डी भी आपको जो नया वेक्टर बना है वो भी जेड एक्सिस में है, तो क्या कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। तो डी सी साइन 0 डिग्री एन हैट। अब ये 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, मतलब ए क्रॉस बी और उसको सी से सी क्रॉस किया जाए तो ये आपका आंसर 0 होगा, ये सही है। इसका कन्वर्स गलत है, बोलता कैसे कि अगर ए वेक्टर यहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे, हम म्यूचुअली पैरेलल कर दे, अगर ए और बी और पैरेलल कर दे तो ए और बी का पैरेलल हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री जहाँ हो गया तो इसका यही वैल्यू 0 हो गया। अब उसके बाद सी से इसका सी क्रॉस 0 0 खुद कुछ है ही ना, तो सी के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका कन्वर्स जो है वो 0 नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा।